नमस्कार दोस्तों, मैं सामना आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म एक्सपर्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज की क्लास हिंदी की महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आधारित क्लास है, जिसमें हम आज मॉक टेस्ट लगाएंगे 15 क्वेश्चंस के। तो चलिए आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आज का कि श्याम बच्चों के लिए किताब लेकर आया में कारक कौन सा है। यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है? तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कारक से क्वेश्चन है कि कारक है। श्याम बच्चों के लिए किताब लेकर आया, इसमें कौन सा कारक है? तो कर्ता कारक है या करण कारक है या फिर कर्म कारक है या फिर संप्रदान कारक है। तो श्याम बच्चों के लिए क्या लेकर आया? किताब लेकर आया। यहाँ पर क्या निकल रहा है? किताब लेकर आया के लिए आ रहा है। जिसमें के लिए आता है वहां पर संप्रदान कारक हो जाता है, संप्रदान के लिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा, संप्रदान कारक के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दूसरा है कि मधु कलश के रचनाकार हैं। मधु कलश के रचनाकार कौन है? हम आपको हिंट देते हैं कि जिन्होंने लिखा है मधुशाला, जिन्होंने लिखा है मधुशाला, जिन्होंने लिखा है मधु कलश, जिन्होंने लिखा है क्या भूलूं क्या याद करूं, क्या भूलूं क्या याद करूं। उन्हीं की रचना है मधु कलश, उन्हीं की रचना है मधु कलश, यानी कि हरिवंश राय बच्चन की रचना है मधु कलश। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा, मधु कलश हरिवंश राय बच्चन के साथ चला जाएगा कि हरिवंश राय बच्चन ने लिखा है मधु कलश, मधुशाला, क्या भूलूं क्या याद करूं। ये सारी रचनाएं महत्वपूर्ण हैं, ये सभी रचनाएं हरिवंश राय बच्चन जी की हैं। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर तीसरा है कि कवियत्री शब्द में कौन सा लिंग है। कवियत्री शब्द में कौन सा लिंग है? तो पहला है स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है या फिर नपुंसक लिंग है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कवि अगर कवि होता तो हो जाता पुल्लिंग। यहाँ पर क्या पूछा गया? यहाँ पर पूछा गया कवित्री, तो क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट को हम लॉक कर देंगे, यानी ऑप्शन फर्स्ट को टिक कर देंगे कि स्त्रीलिंग के साथ चला जाएगा कि कवित्री में स्त्रीलिंग है। अगर यहाँ कवि होता तो इसमें हम छोटी ई की मात्रा लगा देते, ऐसे लिख देते कवि, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया कवित्री, तो यहाँ पर ए मात्रा नहीं हो जाएगी, यहाँ कवित्री ऐसे ही लिखा जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर थर्ड ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ चला जाएगा, स्त्रीलिंग के साथ चला जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर कि मधुस्वप्र के रचनाकार है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि मधुस्वप्र के रचनाकार हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मधुस्वप्र के रचनाकार कौन है? राहुल संस्कृत्यायन, जयशंकर प्रसाद, दयानंद सरस्वती या फिर जयसी। तो मधुर स्वप्र के रचनाकार कौन है? यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा, राहुल संस्कृत्यायन के साथ चला जाएगा कि मधुर स्वप्न के रचनाकार राहुल संस्कृत्यायन जी है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। अगर आप प्लेटफॉर्म में पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है स्क्रीन पे कि हिंदी में कारक की संख्या है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि हिंदी में कारक की संख्या कितनी है। तो पहला है 11, दूसरा है 6, तीसरा है 8 और चौथा है 33। तो हिंदी में कारक की संख्या कितनी होती है? 11 कितने होते हैं? तो 11 होते हैं स्वर। हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। तो 11 कितने होते हैं? स्वर होते हैं। अगर 6 की बात करें तो 6 क्या होते हैं? समास होते हैं। 6 क्या होते हैं? समास होते हैं। और 8 क्या होते हैं? तो 8 होते हैं कारक। 8 होते हैं भैया कारक होते हैं। और 33 की बात की जाए तो हिंदी में व्यंजन की संख्या होती है 33। व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। तो 11 स्वर होते हैं, 6 समास होते हैं, 8 कारक होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं। तो यहाँ पर तीसरा विकल्प यानी कि तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा कि हिंदी में कारक की संख्या 8 होती है। अब क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पर कि वागीश का सही संधि विच्छेद होगा। संधि विच्छेद क्या होगा? वागीश का सही संधि विच्छेद क्या होगा? वागीश और वाक जाल, ये सभी बहुत ज्यादा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वागीश का संधि विच्छेद पूछा गया है कि क्या होगा। तो पहला ऑप्शन है वाक धन ईश, दूसरा है वाग धन ईश, तीसरा है वाग धन ईश और चौथा है वाग धन ईश।
तो ये वाग्य धन ईश ए वाला और ए वाला, ए दोनों तो कट जाता है। अब आपको फर्स्ट एंड सेकंड विकल्प में देखना है तो कि वागीश का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो हम यहाँ पर आपको बताते हैं कि अगर गा है तो अगर तीसरा अक्षर है का खा गा, अगर तीसरा अक्षर है तो किस अक्षर में बदल जाएगा, वो बदल जाएगा का में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, का में बदल जाएगा। अगर का है तो वो गा में बदल जाएगा, गा है तो वो का में बदल जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर गा है, जब गा इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, का हो जाएगा। तो क्या हो गया, वाक धन ईश हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि फर्स्ट विकल्प राइट हो जाएगा। वाक धन ईश बराबर क्या हो जाएगा, वागीश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वागीश हो जाएगा। अगर यहाँ पर वाग धन ईश पूछा जाए तो तीसरे का तीसरा अक्षर इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ, तो इसलिए वाग धन ईश नहीं होगा। गा हम चेंज कर देंगे का में, क्योंकि गा बदल जाएगा का में पहले अक्षर में, और का बदल जाएगा तीसरे अक्षर में, गा में बदल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पर कि प्रतिदिन किस प्रकार की क्रिया है। यहाँ पूछा जा रहा है कि प्रतिदिन किस प्रकार की क्रिया है। हम प्रतिदिन जो एक्टिविटी हमारी, जो प्रतिदिन जो कार्य करते हैं वो किस प्रकार की क्रिया है। रीतिवाचक है, कालवाचक है, परिमाणवाचक है या फिर स्थानवाचक है। तो हमारा जो प्रतिदिन होता है वो किस प्रकार की क्रिया, हम कहते नहीं हम कल एक कार्य कर चुके, हम कल हमारे यहाँ मेहमान आने वाले हैं। तो ये सब जो होते हैं ये किस में आते हैं, किस प्रकार की क्रिया है। रीतिवाचक है, प्रतिदिन किस प्रकार की, यहाँ प्रतिदिन की बात हो रही है तो प्रतिदिन रीतिवाचक है, या फिर दूसरा विकल्प है कालवाचक है, या परिमाणवाचक है, या फिर चौथा विकल्प है स्थानवाचक है। तो हमारा जो प्रतिदिन है वो स्थानवाचक तो है नहीं, ये तो कट जाएगा, क्योंकि स्थान में क्या आता है कि अगर नीचे हो गया, ऊपर हो गया, अगर स्थान की बात की जाए तो ये सभी आते हैं। अगर यहाँ रीतिवाचक की बात की जाए तो हम कहते हैं हमारे रीति रिवाज जिससे कहते हैं, जैसे रीति रिवाज फटाफट जिससे कहते हैं हमारे यहाँ एक कार्य धीरे धीरे करने की परंपरा है। तो रीतिवाचक किसमें आता है, रीतिवाचक जैसे धीरे धीरे हो गया, फटाफट हो गया, ये सभी किसमें आते हैं, रीतिवाचक में आते हैं। आप रीति से अपना रीति रिवाज को याद कर सकते हो। परिमाण में क्या आते हैं, 1 किलो 2 किलो, जिसे हम क्वांटिटी की बात करते हैं, जिसे किसकी क्वांटिटी की बात करते हैं तो परिमाणवाचक में जिसे हम माप सकते हैं, नाप तोल सकते हैं। और कालवाचक में क्या आते हैं, काल में आते हैं प्रतिदिन आते हैं, प्रतिदिन आते हैं, कल आते हैं, परसों आते हैं, ये सभी किस में आते हैं, ये सभी कालवाचक में आते हैं। तो यानी कि प्रतिदिन किस प्रकार की क्रिया है, तो प्रतिदिन भैया कालवाचक क्रिया है। हमारा दूसरा विकल्प राइट हो जाएगा, कालवाचक के साथ चला जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि तुम मेरे बहुत अच्छे मित्र हो, रेखांकित पद में विशेषण है। यहाँ पर विशेषण की बात की जा रही है, विशेषण पूछा जा रहा है कि तुम मेरे बहुत अच्छे मित्र हो, इनमें कौन सा विशेषण है। तो पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है सार्वनामिक विशेषण, तीसरा है प्रविशेषण और चौथा है इनमें से सभी। तो पहले तो आप ये बताइए कि आपको दिख रहा है कि रेखांकित पद, यहाँ पर रेखांकित चिन्ह दिख रहा है कि बहुत अच्छे पे लगा है, यहाँ से लेके यहाँ तक अंडरलाइन खींची गई है कि तुम मेरे बहुत अच्छे मित्र हो, इनमें कौन सा विशेषण है। तो पहले आप यहाँ पर खोज निकालिए कि विशेषण कौन सा है। बहुत अच्छे पूछा गया है, तो यहाँ पर अच्छे क्या है, तुम मेरे बहुत अच्छे मित्र हो, तो इनमें विशेषण कौन सा है, तो विशेषण है अच्छे। विशेषण क्या है, अच्छे, क्योंकि अच्छे ही मित्र है ना। यहाँ पर पूछा जा रहा है तुम मेरे बहुत अच्छे मित्र हो, तो अच्छे क्या हो गया, विशेषण हो गया। अच्छे क्या हो गया, यहाँ पर विशेषण हो गया। तो हम पहले क्या निकालेंगे, विशेषण निकालेंगे। तो हमारा विशेषण क्या है, यहाँ पर विशेषण कोई है, यहाँ पर गुणवाचक, सार्वनामिक और प्रविशेषण, ये क्या है, विशेषण है। हमारा विशेषण क्या निकल गया कि अच्छे, यहाँ पर निकल के आ रहा है कि अच्छे विशेषण है। और यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक अंडरलाइन है कि बहुत अच्छे तक है, तो अच्छे तो विशेषण है, लेकिन बहुत क्या है। जब हमारा विशेषण निकल के आ गया कि अच्छे तो विशेषण है, लेकिन बहुत पे भी अंडरलाइन है, तो वो क्या है, तो बहुत क्या है कि मित्र तो अच्छे हैं, लेकिन कितने अच्छे हैं, तो बताया जा रहा है कि बहुत अच्छे हैं। तो बहुत ही हमारा क्या है,
प्रविशेषण है कि विशेषण की भी विशेषता जो बताता है उसे हम कहते हैं प्रविशेषण। तो विशेषण तो क्या है, अच्छे है, लेकिन ये बहुत क्या है, ये प्रविशेषण है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा, प्रविशेषण के साथ चला जाएगा। तुम मेरे अच्छे मित्र हो, लेकिन कितने अच्छे हो, बहुत अच्छे मित्र हो, तो बहुत ही क्या है, प्रविशेषण है, क्योंकि विशेषण की भी यहाँ पर विशेषता बताई जा रही है। क्लियर है, यहाँ पर तीसरा विकल्प राइट हो जाएगा, प्रविशेषण के साथ चला जाएगा। अच्छा, यहाँ पर गुणवाचक विशेषण की बात की जाए तो जहाँ पर जिस विशेषण की गुण की विशेषता बताई जाती हो वहां पर गुणवाचक विशेषण हो। सार्वनामिक का मतलब होता है जो संज्ञा के स्थान पर जो शब्द यूज किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। नाम से पता चल रहा है कि सार्वनामिक यानी कि जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। और प्रविशेषण उन्हें कहते हैं जो विशेषण की भी विशेषता बताता है, उन्हें हम प्रविशेषण कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 9 है कि स्पर्श व्यंजन की संख्या है। स्पर्श व्यंजन की संख्या है, कौन से है स्पर्श व्यंजन, कितने प्रकार, कितने हैं स्पर्श व्यंजन? तो पहला 25 होते हैं स्पर्श व्यंजन, क्योंकि यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, स्पर्श व्यंजन पूछा जा रहा है। तो 20 होते हैं स्पर्श व्यंजन, या फिर 19 होते हैं, या फिर 15 होते हैं। तो स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं देख लीजिए यहाँ पर, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। कितने हो गए, 5 हो गए। 1 2 3 4 5 कितने हो गए, 5 हो गए। अच्छा, 5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, कितने हो जाएंगे, 25 हो जाएंगे। तो यहाँ पर कितने हो गए, 25 हो गए, यानी कि का से लेके अंग तक, चा से लेके इया तक, ऐसे टा से लेके आड़ा तक। तो ये सभी जैसे का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, हर एक 5 वर्ड क्या होते हैं, प्रविशेषण, सॉरी यहाँ पर स्पर्श व्यंजन है। तो स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 25 होती है, यानी कि पहला विकल्प राइट हो जाएगा, 25 के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पर, इनमें से द्विरक्त व्यंजन कौन से हैं? आप समझ रहे हो, इनमें से द्विरक्त व्यंजन कौन से हैं? तो पहला है दिन, दूसरा है कमल, तीसरा है तसल्ली, चौथा है बादल। बताइए भाई, इनमें से द्विरक्त व्यंजन कौन से हैं? दिन है ना, दोबारा है, नहीं आया है। द्विरक्त व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिनमें एक ही वर्ड 2 बार यूज किया गया हो, यानी कि एक ही शब्द, एक ही वर्ड 2 बार जब प्रयोग किया जाता है तो उसे हम द्विरक्त व्यंजन कहते हैं। द्विरक्त व्यंजन यानी कि जब एक ही व्यंजन 2 बार प्रयोग में लाया जाता है तो उसे हम द्विरक्त व्यंजन कहते हैं। तो ना इसमें 2 बार है, नहीं है, तो ए नहीं होगा। कमल ना तो का है 2 बार, ना तो माँ है और ना ला है, ये भी कट जाएगा। बादल में ना बा दा और ना ही ला है, ये भी कट जाएगा। तसल्ली में आप देख ले, ता सा और ला कितनी बार यूज हो रहा है, 2 बार यूज हो रहा है। तो यही हमारा क्या है, द्विरक्त व्यंजन है। यहाँ पर ऐसे ही पूछ लिया जाता है, जैसे दिल्ली हो गया, दिल्ली हो गया, बिल्ली हो गया, जिसमें 2 व्यंजन प्रयोग में लाए जाते हैं, वो सभी दुनिया के बड़े द्विरक्त व्यंजन में आते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा, द्विरक्त व्यंजन के साथ तसल्ली के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर कि शिक्षक राष्ट्र का निर्माता होता है। शिक्षक राष्ट्र का क्या होता है, निर्माता होता है। रेखांकित पद में कौन सी संज्ञा है? यहाँ पर संज्ञा पूछा जा रहा है कि शिक्षक में कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक या फिर गुणवाचक। शिक्षक राष्ट्र का निर्माता होता है, यहाँ पर ही अंडरलाइन लगी है, यानी कि रेखांकित पद शिक्षक में लगा है, तो यहाँ पर गुणवाचक नहीं हो जाएगा। समूह की बात नहीं की जा रही है तो समूहवाचक नहीं हो जाएगा। अब आपको व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में ढूंढना है कि गुणवाचक है शिक्षक या फिर जातिवाचक है। तो शिक्षक, या अगर शिक्षक राष्ट्र का निर्माता होता है, हम यहाँ पर शिक्षक को लेके चलते हैं कि शिक्षक का नाम नहीं दिया है। यहाँ पर शिक्षक में दुनिया के सारे शिक्षक की बात की गई है, दुनिया के सारे शिक्षक आ जाते हैं शिक्षक शब्द में। तो यहाँ पर शिक्षक क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक नहीं होगा, क्योंकि व्यक्ति विशेष, यहाँ पर व्यक्ति की बात नहीं की जा रही है, शिक्षक का नाम नहीं लिया जाएगा। अगर यहाँ पर दे दिया जाता कि रामू शिक्षक राष्ट्र का निर्माता होता है, श्यामू शिक्षक राष्ट्र का निर्माता होता है, तब यहाँ पर व्यक्तिवाचक हो जाता है। लेकिन यहाँ पर शिक्षक की बात की जा रही है, शिक्षक सभी शिक्षक जाति का बोध करा रहा है, तो यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा के साथ चला जाएगा, जातिवाचक संज्ञा के साथ चला जाएगा शिक्षक शब्द।
ठीक है। अगर यहाँ पर अध्यापिका की बात की जाती, अगर उसका नाम नहीं लिया जाता, तो किसी जैसे किसी शहर की बात की जाती, अगर वो शहर एक ही है, अगर वो शहर एक ही है तब तो वो व्यक्तिवाचक में आता है। अगर वो शहर बहुत है, बहुत सारे नाम है उसके, तो वो जातिवाचक में आता है। ठीक है। तो यहाँ पर शिक्षक की बात की जाए तो शिक्षक जातिवाचक क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। शिक्षक क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। तो यहाँ पर बी विकल्प यानी दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि रुपया पैसा में समास है। रुपया पैसा में कौन सा समास है? द्विगु समास है या द्वंद्व समास है या फिर तत्पुरुष समास है या फिर अव्ययी भाव समास है। तो रुपया पैसा, रुपए पैसे में क्या लगा है? बीच में योजक चिन्ह लगा है। योजक का मतलब होता है रुपया पैसा, रुपया और पैसा। योजक का मतलब होता है कि और का लोप हो रहा है, बीच में और का लोप हो रहा है। तो यहाँ पर कौन सा समास होगा? यहाँ पर हो जाएगा द्वंद्व समास हो जाएगा, यानी कि रुपया पैसा में द्वंद्व समास है। दूसरा विकल्प राइट हो जाएगा, द्वंद्व समास के साथ चला जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 13 है कि कम धन व्यय करने वालों को क्या कहते हैं? कम धन व्यय करने वालों को क्या कहते हैं? मित व्यय कहते हैं, अल्प व्यय कहते हैं, अपव्यय कहते हैं या फिर कृपण कहते हैं। तो जो कम धन व्यय करता है, कम धन का मतलब आप ऐसे कह सकते हो कि जो कंजूसी से धन व्यय करता है उसको क्या कहते हैं। अगर यहाँ पर कंजूसी शब्द भी आ जाता है तो उसके लिए एक ही वर्ड, एक ही शब्द राइट हो जाएगा, मित व्यय के साथ चला जाएगा। जो कम धन व्यय करता है, जो कंजूसी से धन व्यय करता है उसे कहते हैं मित व्यय। क्या कहते हैं? मित व्यय कहते हैं। यानी कि क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा, मित व्यय के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 14 है कि किस शब्द में उपसर्ग नहीं लगा हुआ। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि किस शब्द में उपसर्ग नहीं लगा हुआ। तो पहला है अध्यात्म, दूसरा है अभ्यंतर, तीसरा है अभ्युदय और चौथा है कायाकल्प। तो अध्यात्म को अगर हम तोड़ेंगे तो निकलेगा अधिधन यात्म। अधिधन आत्म बराबर क्या हो जाएगा? अध्यात्म हो जाएगा। अभ्यंतर की बात करेंगे तो अभिधन अंतर बराबर हो जाएगा अभ्यंतर। अभ्युदय की बात करेंगे तो अभिधन उदय हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा? अभ्युदय हो जाएगा। अध्यात्म कैसे कट करेंगे? अधिधन आत्म बराबर क्या हो जाएगा? अध्यात्म हो जाएगा। अगर इसको तोड़ते हैं तो हो जाएगा अभिधन अंतर। अभिधन अंतर बराबर क्या हो जाएगा? अभ्यंतर। अगर अभ्युदय की बात करेंगे तो अभिधन उदय बराबर क्या हो जाएगा? अभ्युदय हो जाएगा। तो सब में क्या निकल रहा है? उपसर्ग निकल रहा है ना। सब में क्या निकल रहा है? उपसर्ग निकल रहा है। और कायाकल्प में काय में कोई उपसर्ग लगा है? नहीं लगा है। तो यही विकल्प हमारा राइट हो जाएगा, कायाकल्प के साथ चला जाएगा कि सब में उपसर्ग लगाया है, कायाकल्प में उपसर्ग नहीं लगाया है। तो चौथा विकल्प राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है कि सदैव में कौन सी संधि है। यहाँ पर संधि पूछा जा रहा है कि सदैव में कौन सी संधि है? गुण संधि है, वृद्धि संधि है, अयादि संधि है या फिर यड़ संधि है। तो सदैव में कौन सी संधि है आपको बताना है कि सदैव में कौन सी संधि है। यहाँ पर कितनी मात्रा लगी है? 2 मात्रा लगी है। जब 2 मात्रा लगती है तो कौन सी संधि हो जाती है? ट्रिक क्या है कि जब 2 मात्रा लगे, 1 मात्रा लगे तो गुण संधि, अगर 2 मात्रा लगे तो वृद्धि संधि, अगर 3 वर्ण हो, 3 शब्द हो तो क्या हो जाएगा? अयादि संधि। और यड़ संधि की बात की जाए, अगर शब्द आधे हैं या है, रहा है, ये सब अगर शब्द आधे हैं तो क्या हो जाएगा? यड़ संधि हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन सी संधि हो जाएगा? जब 2 मात्रा लगी है तो ट्रिक क्या है कि जब 2 मात्रा लगे तो हमेशा वृद्धि संधि हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 का वृद्धि संधि के साथ चला जाएगा। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो हमें कमेंट करके ये बताइएगा कहाँ आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। दिस इज साधना त्यागीज, एक्सपर्ट क्लासेज।